जय हिंद दोस्तों, मैं हिमांशु आपका इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और हम आपकी पढ़ाई को और ज़्यादा पुशअप करने के लिए ये वीडियो लेके आए हैं। पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर 1 क्लास 10 केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के कुछ टॉपिक्स को क्लियर किए थे और उसमें कैरेक्टर ऑफ केमिकल इक्वेशन तक करके छोड़े थे, जिसमें हमने आपको 5 कैरेक्टर के बारे में बताया था, जिसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर और फिर आपका चेंज इन स्टेट। ये सारे टॉपिक्स को किए थे, लेकिन आज हम लोग इस टॉपिक्स को एग्जाम्पल की मदद से डिस्कस करेंगे और फिर कुछ और टॉपिक पढ़ के चैप्टर को क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक का पहला जो सेशन है उसका टॉपिक है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस। आपको अच्छे से पता है कि जब कभी भी रिएक्शन होती है तो वहाँ गैस रिलीज करेगा, तो वो केमिकल रिएक्शन की पहचान होती है, वो एक कैरेक्टर है। तो इसमें दो एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि जिंक को अगर हम किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं तो ZnSO4 के साथ आपको प्राप्त होता है H2 गैस। तो याद रखिएगा, जब कभी भी कोई भी रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट बनाते हैं और साथ में एक गैस रिलीज करती है, जो किस कैरेक्टर में आएगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस के तहत, उसमें पता चलेगा कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया, दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसमें दूसरा एग्जांपल है, मैग्नीशियम को अगर HCl के साथ रिएक्शन करवाएं, किसके साथ, HCl के साथ। तो मैग्नीशियम को अगर HCl के साथ करवाएंगे तो बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या बनेगा, MgCl2 और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। तो ये दोनों इक्वेशन इवोल्यूशन ऑफ गैस के तहत यहाँ बताता है, यहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। पहले समझते हैं प्रेसिपिटेट होता क्या है। कि प्रेसिपिटेट इज ए सॉल्युबल, नहीं इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस को प्रेसिपिटेट बोलते हैं। कि जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करने के बाद एक प्रेसिपिटेट बनाते हैं तो उसको हम लोग फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के तहत बता कर सकते हैं कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। और यदि प्रेसिपिटेट बनता है तो वो रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाता है। तो चलिए इसमें दो एग्जांपल्स की मदद से इसको भी समझते हैं। इसमें है पोटासियम आयोडाइड। क्या, पोटासियम आयोडाइड को किसके साथ, लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, जो लेड आयोडाइड है। आयोडाइड का स्पेल यहाँ छूट गया था, DIDE, आयोडाइड। तो आयोडाइड जो बनेगा वो लेड आयोडाइड बनेगा और साथ में पोटासियम नाइट्रेट का कंपाउंड्स प्रोडक्ट के तौर पर बनेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये रिएक्शन होने के बाद ये येलो प्रेसिपिटेट बना, जो कि एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा इक्वेशन है, सल्फ्यूरिक एसिड को BaCl2 के साथ रिएक्शन करेंगे, बेरियम क्लोराइड के साथ, तो रिएक्शन होने के बाद ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट बनाएगा, जो एक क्या है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये दोनों रिएक्शन में एक ऊपर वाले में येलो प्रेसिपिटेट बनता है और नीचे वाले में व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, जो पूरी तरह से किसको बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है, ये दोनों रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला जो टॉपिक है, चेंज इन कलर। मतलब केमिकल रिएक्शन अगर होते हैं तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया, मतलब केमिकल रिएक्शन होने के बाद कलर में बदलाव आएगी, चेंजेस आएगा, तो उसको हम लोग चेंज इन कलर के तहत उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन के रिप्रेजेंटेशन में रख सकते हैं। तो ये चेंज इन कलर कैरेक्टर का तीसरा पॉइंट्स है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड पोटासियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्ट करेगा। तो पोटासियम डाइक्रोमेट किस कलर का होता है, ऑरेंज, और रिएक्शन करने के बाद किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा ग्रीन में। तो आपको बताए थे, जब कलर का बदलाव मतलब चेंज इन कलर होता है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, केमिकल रिएक्शन को। तो यहाँ भी केमिकल रिएक्शन हुआ है, कब, जब पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर से किस में कन्वर्ट हो गया, तो ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल में है, पोटासियम मैग्नेट को सिट्रिक एसिड के साथ, किसके साथ, पोटासियम मैग्नेट को सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये पर्पल कलर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कलरलेस, मतलब रंगहीन। कलरलेस का मतलब होता है रंगहीन, मतलब पानी की तरह कलरलेस हो जाएगा, लेकिन इसमें हल्का स्लाइटली ब्राउन कलर आएगा। क्या आएगा, स्लाइटली ब्राउन कलर, जो कि बताएगा कि यहाँ थोड़ा सा चेंजेज हुआ है। कलरलेस भी बोल सकते हैं और स्लाइटली ब्राउन कलर, कभी कभी ऑप्शन में कलरलेस भी लिखा रहता है
कभी कभी स्लाइटली ब्राउन भी लिखा रहता है, इसलिए आप दोनों को याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में दोनों पूछ सकते हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि जब सिट्रिक एसिड को सिट्रिक एसिड को पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये इसका पर्पल कलर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कलरलेस या फिर स्लाइटली ब्राउन में कन्वर्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, 4 और 5, 6। इसमें ये सब जो एग्जाम्पल सारे दिए गए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन है, इसलिए हर एग्जाम्पल को बारीकी से पढ़िएगा, बारीकी से याद रखिएगा, क्योंकि चेंज इन कलर ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछता है या कलर डायरेक्ट पूछ देगा कंपाउंड का। यहाँ से CuSO4 Fe के साथ, Fe इज हाईली रिएक्टिव इसलिए कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और फेरस सल्फेट साथ में Cu बनेगा। तो ये जो रिएक्टेंट है उसका कलर था ब्लू, वो चेंज होकर कलरलेस हो गया, लेकिन कलरलेस के साथ एक याद रखेंगे ग्रेनिश ब्लू में कन्वर्ट करता है, तो वो ब्लू कलरलेस भी बोल सकते हैं, ब्लू से ग्रेनिश ब्लू भी बोल सकते हैं। तो दोनों याद रखिएगा कि इस कंपाउंड का रिएक्शन करने के बाद ये जो ब्लू कलर है कलरलेस में करेगा और साथ में ये ग्रीनिश ब्लू, कैसा, ग्रीनिश ब्लू में कन्वर्ट करेगा। या देखिए ग्रीनिश ब्लू मतलब ब्लू से हल्का हल्का ग्रीन कलर की झलक उसमें दिखाई देगी, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे FeOH2 फेरस हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ करेंगे तो जिंक यहाँ से हटाएगा Fe को और जिंक हाइड्रोक्साइड बनाएगा, साथ में ग्रीन किस में कन्वर्ट करेगा, कलरलेस में। तो याद रखिएगा यहाँ ग्रीन कलरलेस के साथ साथ ये किस में कन्वर्ट कर रहा है, ग्रेइश ब्लैक में कन्वर्ट कर रहा है, किसमें, ग्रेइश ब्लैक। तो ये भी याद रखना है कि जब कभी भी फेरस हाइड्रोक्साइड किसके साथ, जिंक के साथ करेगा तो रिएक्टेंट में उसका कलर का रंग कैसा होगा, तो वो कलर का रंग होगा ग्रीन और फिर कन्वर्ट होगा कलरलेस या फिर ग्रेइश ब्लैक, उसमें हल्का हल्का ग्रेइश ब्लैक की झलक दिखाई देगी या फिर ट्रांसपेरेंट कलरलेस दिखाई देगा। तो ये सारा एग्जाम्पल को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है 5वां एल्युमिनियम सल्फेट कॉपर। ये इक्वेशन भैया गलत है, क्योंकि आपसे अगर पूछे कॉपर और एल्युमिनियम में हाईली रिएक्टिव कौन है, तो एल्युमिनियम, इसलिए यहाँ पर पहले होगा CuSO4 याद रखिएगा, उसके साथ एल्युमिनियम रिएक्ट करेगा और ये एल्युमिनियम रिएक्ट करने के बाद Al2SO4 होल 3 बनाएगा और साथ में कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और ऊपर वाले रिएक्शन में वो कॉपर ही क्या कर रहा है, एल्युमिनियम को डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए पूरा इक्वेशन ही गलत है। और ये कलरलेस टू ब्लू नहीं होगा, ये होगा ब्लू टू कलरलेस, याद रखिएगा ब्लू टू कलरलेस, समझ गए। तो याद रखना है कि जब भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, एल्युमिनियम सल्फेट का कलरलेस सॉल्यूशन, क्योंकि एल्युमिनियम सल्फेट कलरलेस और ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, इसीलिए यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा ब्लू से सीधा कलरलेस में, याद रखिएगा। अगला है FeOH2, ये 3 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा। फेरस हाइड्रोक्साइड को किसके साथ, एल्युमिनियम के साथ करेंगे तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और Fe बाहर आएगा, यहाँ पे ग्रीन से सीधे कलरलेस में जाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड में कन्वर्ट होगा जो कि कलरलेस होगा, याद रहेगा। तो कुछ इक्वेशन को फिर से एक बार समझते हैं ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। तो चलिए फिर से करते हैं। ऑरेंज से कन्वर्ट होगा ग्रीन में, यहाँ भी केमिकल रिएक्शन हुआ है, कौन सा, पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर किसमें चेंज होगा, तो ग्रीन में, ऑरेंज कलर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन में। दूसरा क्वेश्चन है पर्पल, मैग्नीशियम क्या है, पोटेशियम परमैग्नेट, पोटेशियम परमैग्नेट का पर्पल कलर किसमें चेंज हो रहा है, कलरलेस या स्लाइटली ब्राउन कलर, याद रहेगा। CuSO4 का जो ब्लू कलर है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कलरलेस और साथ में ग्रीनिश ब्लू में कन्वर्ट होगा। अगला FeOH का ग्रीन कलर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कलरलेस में, तो यहाँ पे ग्रेइश ब्लैक याद रखना, याद रहेगा। ये सब क्वेश्चन आपके लिए एकदम कतई जहर है, इसलिए एकदम इसको इतना अच्छा से याद रखना है कि देते एक साथ पटाख से बोलिए, जो है उसको कंप्लीट करिए। और यहाँ पर कॉपर एल्युमिनियम को डिस्प्लेस करेगा और बनाएगा एल्युमिनियम सल्फेट और साथ में कॉपर डिस्प्लेस होके ब्लू से कलरलेस होगा, याद रखिएगा, क्योंकि एल्युमिनियम सल्फेट एक कैसा लिक्विड है, तो कलरलेस और ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। और लास्ट में एल्युमिनियम और फेरस हाइड्रोक्साइड कैसे रिएक्ट करेंगे, तो ये कन्वर्ट होकर ग्रीन से कलरलेस। तो यहाँ भी जितना भी बदलाव हुआ एक ही रिप्रेजेंटेशन है, चेंज इन कलर, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन को। चलते हैं अगला टॉपिक, चेंज इन टेम्परेचर। तो भैया सबसे पहले बता दीजिए
जब कभी भी रिएक्शन होगा और उसमें टेम्परेचर का बदलाव होगा तो सीधा सीधी वो बताता है कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। एक छोटा सा एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको यहाँ पे क्विक लाइम के रूप में रिप्रेजेंट किया। क्विक लाइम को हम लोग केमिकल नेम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और साथ में वाटर H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा स्लैक लाइम CaOH2। यहाँ देख रहे हैं एरो, तो अगर एरो ऊपर की ओर रहेगा इसका मतलब एनर्जी इवोपरेट हो रही है, रिलीज हो रही है, एग्जिट हो रही है। इसलिए ये एनर्जी जब रिलीज होगी जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन टेम्परेचर। पहले टेम्परेचर कुछ और था, रिएक्शन के बाद टेम्परेचर चेंज हो गया, जो पूरी तरह से बताता है कि यहाँ एनर्जी रिलीज हुई है, जो एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके बारे में आगे डिटेल से समझेंगे। सीधा समझना है कि एनर्जी रिलीज होगी एक्सोथर्मिक, कैसे होगी आगे बताएंगे। तो सबसे पहले चेंज इन टेम्परेचर में समझ गए। क्विक लाइम CaO कैल्शियम ऑक्साइड को किसके साथ रिएक्ट किया, वाटर H2O के साथ। जैसे रिएक्ट हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग निकनेम कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड को स्लैक लाइम बोलते हैं, और साथ में लॉट्स ऑफ एनर्जी रिलीज हुई जो चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है और साथ में बताता है यहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। और ये एक कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अंडरस्टैंड। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसमें लिखा है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट में आपको बता दें, वैक्स जो मोमबत्ती है उसको जलाएंगे तो सॉलिड होता है, लेकिन गर्म होने पर वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो सॉलिड से लिक्विड चेंज होना वो भी किसका एग्जांपल्स है, कैरेक्टर्स ऑफ क्या, केमिकल रिएक्शन। लेकिन अगर आप उसको रिवर्स कर सकते हैं तो केमिकल चेंज तो हुआ नहीं, तो वहाँ फिर रिएक्शन कैसे हुआ। तो यहाँ पर याद रखना है, जब मोमबत्ती को जलाएंगे तो उसके अवस्था में परिवर्तन, मतलब स्टेट में परिवर्तन, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये फिजिकल चेंज हुआ है। लेकिन जब उससे जब रिएक्शन करते हैं, उसको जलाते हैं, जलाने के बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि व्हेन कंबशन ऑफ कैंडल वैक्स, मतलब गर्म करते जलाते हैं, द कैरेक्टर चेंज टू द लिक्विड फॉर्म एंड गैसियस स्टेट, दोनों में कन्वर्ट होता है। और ये साथ में कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर वेपर के तौर पर देता है, और लॉट्स ऑफ हीट एनर्जी डेवलप करती है, जो बताता है कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। पहला स्टेट में परिवर्तन, और दूसरा केमिकल रिएक्शन के तहत गैस भी इवोपोरेट हो रहा है, वाटर भी बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकल रही है, इसलिए ये एक केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टर में आता है। चलते हैं इसके आगे। ये पांचों टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ये पांचों कैरेक्टर हैं किसके, केमिकल रिएक्शन के। सबसे पहला कैरेक्टर इवोल्यूशन ऑफ गैस, जिसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे थे। दूसरा था प्रेसिपिटेट का बनना, जिसमें आपको एक येलो प्रेसिपिटेट बना था लेड आयोडाइड का, और दूसरा प्रेसिपिटेट बना था आपका BaSO4 का, जिसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट बना था। और तीसरा था चेंज इन कलर, चौथा है चेंज इन स्टेट, और चेंज इन टेम्परेचर। ये पांचों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है चेंज इन कलर। सबका रंग का परिवर्तन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछते हैं, तो उसको अच्छे से कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल इक्वेशन। अभी तक जो पढ़े केमिकल रिएक्शन सिर्फ ओरली पढ़े या फिर लैब में आप करते हैं, लेकिन उसको एक रिटन पेज के तहत, पेज पर पेंसिल से पेन के मदद से जो लिखते हैं उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो केमिकल इक्वेशन लिखने का दो तरीका होता है, एक वर्ड इक्वेशन के थ्रू और एक सिंबल इक्वेशन के थ्रू। तो यहाँ पर लिखा है, ध्यान से देखिएगा, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला। सिंबल मतलब सिंबल के तहत, और फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला के तहत, और साथ में वर्ड के थ्रू भी लिखते हैं तो वो भी एक इक्वेशन निकल आता है। इसलिए इसमें दो तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं, टू फॉर्म्स होते हैं। पहला एक वर्ड इक्वेशन और एक सिंबल इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन कैसे कहेंगे, जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर बनेगा। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बना लिया, वाटर। इसी को अगर हम सिंबल में लिखेंगे तो हाइड्रोजन जो बोले थे उसका यहाँ पर देखिए हो गया H2, यहाँ ऑक्सीजन है तो यहाँ हो गया O2, और यहाँ वाटर है तो यहाँ हो गया H2O। तो ये हो गया सिंबल फॉर्म में और ये हो गया वर्ड फॉर्म में, याद रहेगा। तो केमिकल रिएक्शन को या तो वर्ड के थ्रू या तो सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, केमिकल रिएक्शन को एज ए इक्वेशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। भैया जब आप इक्वेशन लिखिएगा तो उसको बैलेंस कीजिएगा। पूछेगा क्यों करेंगे, तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए। कैसे करेंगे, तो हीट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे।
तो पहले इसको समझते हैं बैलेंस इक्वेशन होता क्या है। तो यहाँ देखिए लिखा है बैलेंस इक्वेशन में कि व्हेन टोटल नंबर एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब रिएक्शन के पहले जो जो एलिमेंट या कंपाउंड पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके टोटल एटम ऑफ एलिमेंट्स टोटल ऐड करेंगे, और इक्वेशन के बाद जो रिएक्शन के बाद एरो के बाद वाला जो प्रोडक्ट है उसका टोटल नंबर ऑफ एटम्स को ऐड करेंगे। अगर दोनों बराबर हुआ तो वो हमारा क्या कहलाएगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे यहाँ पे देखिए 2H2O है तो 2 गुना 2 कितना हो गया, ये 2 दूनी कितना हो गया, यहाँ पे देखिए लिखा है 4, और ऑक्सीजन 2 है यहाँ 2, टोटल कितना हो गया तो 6 हो गया, याद रहेगा। अगला चलिए 2H2O, तो 2H2O में हाइड्रोजन 2 है और उसके आगे 2 मल्टीपल है, तो 2 दूनी कितना हो गया, यहाँ पे देखिए 4, यहाँ भी लिखा है, और ऑक्सीजन यहाँ 1 है लेकिन आगे 2 है, तो जो 2 होता है उस पूरे एलिमेंट का आगे जितना भी एलिमेंट सबके साथ मल्टीपल होता है, इसलिए 2 ऑक्सीजन के साथ भी होगा, तो यहाँ भी 2 है, 4 2 6, यहाँ देख रहे हैं ये भी 6 और ये भी 6, इसलिए ये दोनों इक्वेशन क्या हो गया, बराबर हो गया, रिएक्टेंट्स का एटम भी और प्रोडक्ट का भी, इसलिए ये सेटिस्फाई हो गया कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो एक बार फिर से, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट्स के टोटल एटम प्रोडक्ट के टोटल एटम्स के बराबर होगा तो वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा, याद रहेगा। दूसरा है अनबैलेंस में, अनबैलेंस में जैसे इसका उल्टा भैया, अगर दोनों बराबर नहीं हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो चलिए यहाँ पे देखिए अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन थोड़ा ऊपर ज़्यादा हो गया, थोड़ा नीचे करो भाई जी, हाँ अब देखिए ये हो गया अनबैलेंस में, व्हेन टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट्स आर नॉट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, मतलब एलिमेंट्स का टोटल नंबर रिएक्टेंट का, एरो के पहले वाला रिएक्टेंट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसका टोटल नंबर ऑफ एटम्स किसके बाद, तो प्रोडक्ट का टोटल नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होगा तो वो क्या कहलाएगा, अनबैलेंस, सॉरी बराबर नहीं होगा तो अनबैलेंस, बराबर होगा तो बैलेंस। तो यहाँ क्या लिखा है, इज नॉट इक्वल टू, यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है इज नॉट इक्वल टू, मतलब वो बराबर नहीं होगा तो वो किस में जाएगा, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। और इसको एक और निक नेम दिया गया है, क्या चीज, तो स्केलेटन रिएक्शन। स्केलेटन रिएक्शन कंकाली समीकरण, मतलब जिसके नंबर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम्स के बराबर नहीं होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस के साथ साथ स्केलेटन इक्वेशन, याद रहेगा। यहाँ पे देखिए H2 कितना हो गया, यहाँ 2 हो गया, क्लोरीन कितना हो गया, यहाँ 2 हो गया, टोटल कितना हो गया तो 4 हो गया। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H की संख्या कितनी है 1, क्लोरीन की संख्या कितनी है 1, ये जुट के कितना हो गया 2, ये दोनों क्या बराबर हुआ, नॉट इक्वल, इसीलिए नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट होगा तो बैलेंस, और यहाँ बराबर नहीं है तो अनबैलेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, उसको इसमें समझेंगे। यहाँ लिखा है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम इक्वल टू बोथ साइड, बोथ साइड मतलब एरो के इधर एरो के उधर, तो एरो के पहले वाले को हम रिएक्टेंट बोलते हैं, एरो के बाद वाले को आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट बोलते हैं। दोनों का नंबर अगर हम बराबर करें मल्टीप्लाई करके या किसी भी तरीका करके, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, याद रहेगा। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन को दो तरीका है, पहला दिस सिंपल इक्वेशन आर बैलेंस्ड बाय किस मेथड से, हीट एंड ट्रायल मेथड से, मतलब दोनों तरफ के नंबर को मल्टीप्लाई करके इक्वेट करेंगे ताकि दोनों का नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो जाए, ताकि उसको हम लोग बोल सकें कि ये दोनों नंबर ऑफ एटम बराबर हैं, जिससे सेटिस्फाई होता है कि वो कंजर्वेशन मास को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें लिखा है हीट एंड ट्रायल मेथड इज यूज्ड फॉर बैलेंसिंग द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब जब कभी भी हीट एंड ट्रायल मेथड करके हम अनबैलेंस को बैलेंस करते हैं, और वो बैलेंस इक्वेशन किसको सेटिस्फाई करता है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास को, जिसमें बताता है कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर है, रिएक्टेंट का एटम्स प्रोडक्ट के एटम्स के बराबर है, जो कि पूरी तरह से सेटिस्फाई करता है कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास को। ठीक है, अब ये जो अगला टॉपिक है, हीट के आधार पर रिएक्शन को बंटवारा कर रहा है। तो हीट के आधार पर रिएक्शन को दो पार्ट में बांटते हैं, एक है एक्सोथर्मिक, एक है एंडोथर्मिक। इसको समझिए ध्यान से,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं? एक्सोथर्मिक तो रिएक्शन होने के बाद जो एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग एक्सोथर्मिक बोलेंगे, और रिएक्शन करवाने के लिए या रिएक्शन को होने के लिए जो अलग से एनर्जी दी जाती है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। तो एक्सो मतलब होता है एग्जिट, जिसमें एनर्जी रिलीज करे, और एंडो मतलब एंट्री, मतलब एनर्जी लगे, उसको हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक। रिलीज करेगा एक्सोथर्मिक, एंट्री लेगी तो एंडोथर्मिक। इसको डिटेल से अगला टॉपिक में देखते हैं। अगला टॉपिक जो है वो है आपका एक्सोथर्मिक। यहाँ लिखा हुआ है सच रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब वैसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज करे या इन्वॉल्व हो रिएक्शन के बाद, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बने, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में हीट रिलीज हो रहा है। तो एरो ऊपर की ओर है तो ये पूरी तरह से बताता है कि ये क्या बन रहा है, एक्सोथर्मिक। और एक रिएक्शन और बताए थे आपको, कैल्शियम ऑक्साइड को किसके साथ, H2O के साथ रिएक्ट करवाए थे, याद कीजिए, चेंज इन टेम्परेचर में। और यहाँ भी Ca फिर OH और साथ में Hol2, और यहाँ भी बहुत ज्यादा मात्रा में हीट रिलीज करेगा। तो देखिए CaO और H2O आपस में रिएक्ट किया तो क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग सिलेक्ट लाइम बोलते हैं। भिजा हुआ चूना ये होता है बिना बुझा हुआ चूना, क्या होता है, सॉफ्ट लाइम, ये होता है सिलेक्ट लाइम, और ये होता है क्विक लाइम। और ये दोनों रिएक्शन करने के बाद क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो बनने के बाद यहाँ लॉट्स ऑफ मात्रा में एनर्जी रिलीज कर रहा है, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। तो दोनों रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, पहले वाला भी और दूसरा जो बताया वो भी। अगला है एंडोथर्मिक। सच रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, मतलब रिएक्शन होने के दौरान एनर्जी अलग से लगाई जाए। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर तोड़ना है तो यहाँ हीट देखिए अलग से लगाए, जो ट्रायंगल है वो हीट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कैल्शियम को डिकम्पोज करने के लिए हमको हीट लगेगा, तो साथ में क्या बने, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ हीट लगाई जा रही है ताकि ये टूटे, तब जाके दो कंपाउंड बना, इसको हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक। यहाँ लिखा हुआ है व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, गर्म करते हैं तो हीट अलग से लगाई गई, तो ये डिकम्पोज होगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं, याद रहेगा। तो पहले वाले में एनर्जी रिलीज हुई एक्सोथर्मिक, अंदर से एनर्जी लगाई गई अंदर ताकि रिएक्शन हो पाए, डिकम्पोज हो, टूटे, उसको हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक। इसको दो एग्जाम्पल और दे के समझाया गया है, इसलिए दोनों एग्जाम्पल को अच्छे से समझिए। यहाँ पे लिखा है कार्बन ऑक्साइड्स प्लस H2। तो कार्बन ऑक्साइड जिसको हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड भी बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें CO2 होता है, इसमें कार्बन प्लस O तो कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब H2 के साथ करेगा तो ये बनेगा मिथाइल एल्कोहल, जिसको मिथेनॉल भी बोलते हैं, याद रहेगा। तो ये होने के बाद इसमें एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ, तो H2 के साथ रिएक्ट करेगा तो मिथाइल एल्कोहल या मिथेनॉल बनेगा, और साथ में वो क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा। हीट रिलीज करेगा दैट मीन्स ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। दूसरा है नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ करें, किसको, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाने के लिए अलग से हीट लगाई जाएगी। तो अलग से हीट लगाई जा रही है मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और साथ में बनेगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो पहले वाले रिएक्शन में हीट रिलीज हुई और इसमें हीट एब्जॉर्ब हुई, तो हीट रिलीज हुई तो एक्सोथर्मिक, हीट एब्जॉर्ब हुई तो एंडोथर्मिक। ये दोनों रिएक्शन समझ में आ गया होगा। आज का टॉपिक यहीं तक था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इक्वेशन। टाइप्स ऑफ इक्वेशन मतलब रिएक्शन को इक्वेशन कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, बैलेंस कैसे करेंगे। बहुत सारा अभी टॉपिक बचा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ क्या बोलते हैं, रिएक्शन, जिसमें आपको पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्कम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वगैरह पढ़ना है, और साथ में कोरिजन वगैरह पढ़ के चैप्टर को पूरी तरह से खत्म करना है। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा। बेहतरीन तरीका से समझाने की कोशिश किए ताकि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आए। तो उम्मीद करते हैं आप मन से पढ़िएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।